यस, वेलकम बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है। तो नया चैप्टर आज हमने स्टार्ट किया है, केमिकल काइनेटिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर है और छोटा चैप्टर है क्योंकि सीबीएसई ने सिलेबस बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है। तो सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस किया है तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है क्योंकि बहुत ही कम पोर्शन है इसके अंदर, बहुत ही कम पोर्शन हमें पढ़ने के लिए है। तो इसको हम अच्छे से देखेंगे और अच्छे से करेंगे इसको। तो चलिए शुरू कर लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम क्या देखते हैं बच्चों, कोई भी केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड होगी या नहीं होगी उसके बारे में हम देखते हैं। केमिकल रिएक्शंस जो प्रोसीड होगी या नहीं होगी उसकी जानकारी हमें केमिकल काइनेटिक्स में मिलती है। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन है, आपको पता होगा, कोई सम केमिकल रिएक्शंस होती है, सम केमिकल रिएक्शंस आर वेरी स्लो। कुछ केमिकल रिएक्शंस इतनी ज्यादा स्लो होती है कि उनको कंप्लीट होने में वर्षों लग जाते हैं, ईयर्स या मंथ या डेज लग जाते हैं, बहुत ज्यादा स्लो होती है कुछ केमिकल रिएक्शन। जैसे आपको पता होगा रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए स्लो प्रोसेस, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। और कुछ केमिकल रिएक्शंस बहुत ज्यादा फास्ट होती है, इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि हम उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते और केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती है। और कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है मॉडरेटली फास्ट होती है, मॉडरेटली स्पीड होती है उनकी, मतलब वो इतनी ज्यादा भी तेज नहीं होती है और इतनी ज्यादा स्लो भी नहीं होती है कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाए, इतनी ज्यादा फास्ट नहीं होती कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाए, और इतना भी उसको स्लो नहीं होती है कि उसको कंप्लीट होने में बरसों लग जाए। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो मॉडरेटली स्पीड की होती है उसको हम, साइंस की एक, केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसके अंदर उसको हम स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। क्या कहते हैं उसको हम? केमिकल काइनेटिक्स। तो इसमें इस केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कोई भी केमिकल थर्मोडायनेमिकली प्रोसीड होगी या नहीं होगी उसके बारे में जानकारी लेनी है। सेकंड, हमें देखना है केमिकल जो भी रिएक्शंस हो रही है उसकी स्पीड के बारे में, मतलब उसकी स्पीड कैसी है, वो इस स्लो रिएक्शन है, वो फास्ट रिएक्शन है, या फिर वो मॉडरेटली रिएक्शन है। थर्ड, हमें देखना है कि जो केमिकल रिएक्शंस है ना, रेट ऑफ रिएक्शंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, द फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ऐसा तो नहीं है कि सारी केमिकल रिएक्शंस एक ही स्पीड से चले, ऐसा भी नहीं है कि सारी केमिकल रिएक्शंस एक ही स्पीड से चलेगी। तो केमिकल रिएक्शंस को बहुत सारे फैक्टर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को हमें क्या करना है, पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, शॉर्ट चैप्टर है क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया इस चैप्टर में से। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, साथ में उसमें न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन था ना वो सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है। तो आपके लिए बहुत ही काम का चैप्टर बन जाता है, बहुत छोटा चैप्टर है और इसमें मार्क्स आने की जो प्रोबेबिलिटी है आपकी बढ़ जाएगी। बहुत सिंपल चैप्टर है। तो क्या क्या पॉइंट है इसमें हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है वेदर द रिएक्शंस ऑल एट ऑल टेक प्लेस और नॉट, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शंस। मतलब स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शंस का मतलब है कोई भी केमिकल रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस का मतलब होता है ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसके लिए डेल जी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बच्चों, नेगेटिव होती है। डेल जी का मतलब होता है गिब्स फ्री एनर्जी, जिसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होती है वो केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, प्रोसीड होती है। और ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसके लिए डेल जी की वैल्यू कैसे होती है, पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव वैल्यू जिसकी होती है वो कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। उसको प्रोसीड करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके वो केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड होगी। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हम देखते हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारे सिलेबस में है ना बच्चों, वो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है। ऑल मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस that we study in class 11th and 12th are, most of them are spontaneous chemical reaction, जो अपने आप ही हो जाती है। इसको प्रोसीड करवाने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो व्हाट इज ए chemical kinetics? Chemical kinetics is a branch of chemistry, is a branch of chemistry which deals the study of the speed and or the rate of chemical reactions। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शंस है वो कितनी जल्दी हो जाती है, और उस केमिकल रिएक्शंस को, इसकी स्पीड को या इसके रेट को डिटरमाइन करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसकी रेट को अफेक्टेड करते हैं, वो सारा हम इसमें डिस्कस करते हैं। देन the rate of chemical reactions and the mechanism by which the chemical reactions proceed is called chemical kinetics। तो ये chemical kinetics का definition आपको समझ में आ गई होगी। केमिस्ट्री की एक ब्रांच है केमिकल काइनेटिक्स जिसमें
केमिकल रिएक्शंस की स्पीड के बारे में स्टडी की जाती है। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड होगी नहीं होगी, उस केमिकल रिएक्शंस की स्पीड क्या होगी, उस केमिकल रिएक्शन स्पीड का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगी, और वो केमिकल रिएक्शंस है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, ये सब बातें हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर सीखते हैं। तो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ द रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ द रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रेट। यहाँ पे रेट का मतलब है बच्चों कोई भी केमिकल रिएक्शंस, अभी जैसे अभी हमने बताया कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है वो फास्ट होती है, कुछ केमिकल रिएक्शंस स्लो होती है। सम केमिकल रिएक्शंस आर फास्ट while some chemical reactions are slow. Yes. So on the basis of classification of reactions are classified into three category: very fast reaction and very slow reaction and reactions with moderately speed. So chemical reactions are classified into three manner. First है very fast chemical reactions. So very fast chemical reactions कैसी होती है, सारी ionic reactions होती है. All type of ionic equations, all type of ionic reactions are very fast reactions. The rate of reactions is very fast. इतनी ज्यादा fast होती है कि उसको complete होने में सिर्फ 10⁻12 to 10⁻16 सेकंड लगते हैं। इतनी कम टाइम में, सेकंड के इतने कम टाइम में केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती है। हमें पता भी नहीं चलता कि केमिकल रिएक्शंस कब कंप्लीट हो गई, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि देखो 10⁻12 के रेंज में ये कंप्लीट हो जाती है। 10⁻12 सेकंड कितना कम होता है टाइम, इतने कम टाइम में ये केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती है। तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शंस। और इन टाइप की केमिकल रिएक्शंस के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते। वी कांट डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शंस फॉर सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, सच टाइप ऑफ वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शंस। इस टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस है, जैसे AgNO3 NaCl से रिएक्ट करती है तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है और NaNO3 बनता है। इसी टाइप से VaCl2 H2SO4 से रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बनाता है और HCl बनती है। और इसी टाइप से ये एसिड बेस रिएक्शन है, देखो एसिड बेस रिएक्शन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो NaCl बनता है, एसिड बेस रिएक्शन। तो इतनी ज्यादा फास्ट रिएक्शन है कि इसको कंप्लीट होने में बहुत कम टाइम लगता है। तो ऐसी रिएक्शंस के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शंस मेजर नहीं कर सकते। दूसरी जो रिएक्शंस है वो है वेरी स्लो रिएक्शंस। वेरी स्लो रिएक्शंस का मतलब ऐसी रिएक्शंस जिसको कंप्लीट होने में कितने टाइम लग जाता है बच्चों, महीनों लग जाता है, सालों लग जाते हैं, उनको बोलते हैं वेरी स्लो केमिकल रिएक्शंस विच टेक प्लेस डेज और मंथ और ईयर्स। एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। ये आपने ये एग्जाम्पल देखा होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन है। जब भी वो आयरन का आर्टिकल पड़ा रहता है, जब वो मॉइस्चर और वाटर वेपर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर और वाटर वेपर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो क्या होता है, धीरे धीरे उसमें रस्टिंग होने लगती है। और ये रस्टिंग होने में 1-2 दिन का टाइम नहीं लगता, इसको कम होने में कम से कम 12 महीने लगते हैं। मतलब कम से कम 5-6 महीने तो लगेंगे। ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगी। मतलब अलग अलग जगह की सिचुएशन अलग अलग होती है, कहीं पे मॉइस्चर ज्यादा होता है, कहीं मॉइस्चर कम होता है, कहीं पे हॉट एरिया होता है, कहीं पे मॉइस्चर क्लाइमेट ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। तो ह्यूमिड क्लाइमेट में जो रस्टिंग है वो जल्दी हो जाती है, और जो हॉट और ड्राई एरिया होते हैं वहाँ पे रस्टिंग को ज्यादा टाइम लगता है। तो ये उसके एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड करती है, मॉडरेटली रिएक्शंस और रेट ऑफ रिएक्शंस विद नाइदर वेरी स्लो और नॉर वेरी फास्ट, उनको बोलते हैं मॉडरेटली स्पीड रिएक्शन, मॉडरेट स्पीड्स। एग्जांपल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ये जो है ना हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर किस टाइप की रिएक्शन है, मॉडरेटली स्पीड वाले रिएक्शन है। तो ये एस्टर है, इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल मिलता है। इसी टाइप से हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, तो सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, सुक्रोज की रिएक्शन जब हम वाटर से करवाते हैं तो ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। देन है डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। ये अमोनियम नाइट्रेट है, इसको जब हम हीटअप करते हैं तो H2O में और नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है। इसी टाइप से डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये पड़े पड़े ही वाटर के अंदर कन्वर्ट होने लग जाता है, पड़े पड़े ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना वाटर में, और ऑक्सीजन गैस लिबरेट करने लग जाता है। ये सारी कैसी है, मॉडरेटली स्पीड रिएक्शन है।
और इन टाइप की केमिकल रिएक्शंस के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। वी फाइंड रेट ऑफ रिएक्शंस फॉर सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। यस, तो ये हमने पढ़ लिया बच्चों, 3 टाइप की केमिकल रिएक्शन, फास्ट, वेरी स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेटली रिएक्शन। तो मॉडरेटली रिएक्शंस के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चों ये कुछ केमिकल रिएक्शंस है बहुत फास्ट हो जाती है, कुछ केमिकल रिएक्शंस बहुत स्लो होती है, ये इसका क्या रीजन है? व्हाई सम रिएक्शंस प्रोसीड इन वेरी फास्ट एंड सम रिएक्शंस हैविंग वेरी स्लो स्पीड, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो देखो, जब भी केमिकल रिएक्शंस होती है तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। पुराने बॉन्ड क्या होते हैं बच्चों? ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। तो पुराने बॉन्ड को ब्रेक होने में और नए बॉन्ड को बनने में जो टाइम लगता है ना, उसी टाइम के ऊपर केमिकल रिएक्शंस की स्पीड या रेट डिटरमाइन करती है। तो द रेट ऑफ रिएक्शंस रीजन फॉर द डिफरेंस इन द रेट। तो ये रीजन अभी मैंने बताया कि जब भी रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स है ना, उनमें जो बॉन्ड है वो क्या होते हैं? बॉन्ड ब्रेक होते हैं। इनके क्या होंगे? बॉन्ड बच्चों ब्रेक होंगे, और बॉन्ड ब्रेक होकर नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होना, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। तो पुराने बॉन्ड को टूटने में और नए बॉन्ड को बनने में जितना टाइम लगता है ना, उसके ऊपर रेट, किसी भी केमिकल रिएक्शंस की रेट डिपेंड करती है। अब अगर हम आयोनिक इक्वेशन की बात करते हैं, आयोनिक इक्वेशन की, तो आयोनिक इक्वेशन तो इंस्टेंटली हो जाती है। आयोनिक इक्वेशन है ना, वो इंस्टेंटली हो जाती है। इंस्टेंटली होने का रीजन यहाँ पे यह है कि उनमें क्या होते हैं बच्चों? आयंस होते हैं, आयंस होते हैं, और ये आयंस ऑलरेडी क्या होते हैं? अपने मिनिमम स्टेज में होते हैं, मतलब इनके लिए कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आयोनिक फॉर्म में पहले ही होते हैं। और ये सिर्फ इनको आयन के बीच में क्या होता है? कोई भी बॉन्ड भी नहीं होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना बच्चों, आयोनिक कंपाउंड में कोई किसी टाइप का कोई बॉन्ड नहीं होता है। सिर्फ इसमें क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन। केटायन और एनायन के बीच में सिर्फ क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। और केटायन और एनायन के बीच में जो अट्रैक्शन है ना, बहुत जल्दी ब्रेक भी हो जाता है। जबकि कुछ कंपाउंड, जैसे अभी हमने पढ़ा था हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, तो एस्टर में क्या है बच्चों? सारे बॉन्ड जो मिले बने हैं वो क्या है बच्चों? कोवलेंट बॉन्ड है। अब कोवलेंट बॉन्ड को टूटने में टाइम लगता है, फिर नए कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, उसको बनने में भी टाइम लगता है। इसलिए ये जो इनकी जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। जबकि जो आयोनिक इक्वेशंस होती है, वो जो आयोनिक रिएक्शंस होती है वो बहुत फास्ट होती है, क्योंकि केटायन और एनायन को अलग करना बहुत ही सिंपल काम है। ये जल्दी से अलग भी हो जाते हैं और नए बॉन्ड भी बहुत फास्ट बना लेते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है? सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, किसी टाइप का कोई बॉन्ड नहीं बनता है। तो अब हम देख लेते हैं बच्चों रेट ऑफ रिएक्शंस, और इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। एंड डिफरेंस ऑन द वेरियस फैक्टर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड। तो जब भी केमिकल रिएक्शंस होती है तो उसकी कुछ ना कुछ रेट होती है, कुछ ना कुछ इसकी स्पीड होती है। जैसे हम कोई केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, A+B और ये बनाती है C+D, एक प्रोडक्ट बनाती है जिसको हमने मान लिया C और D है प्रोडक्ट है, और A और B क्या है? ये रिएक्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शंस का मतलब है rate of disappearing of the reactant A and B, and the formation of the rate of product that is C and D। मतलब A और B किस रेट से डिसअपियर होंगे, किस रेट से इनकी कंसंट्रेशन कम होगी, और C और D जो प्रोडक्ट है, इनकी बनने की जो स्पीड है वो क्या होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शंस को किस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं? द रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। द चेंज ऑफ reaction, the rate of reaction is the change of the concentration of any one of the reactant। या तो रिएक्टेंट की साइड के लिए बोल लो या फिर प्रोडक्ट के लिए बोल दो, तो हम दोनों साइड के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शंस फाइंड कर सकते हैं। देखो इसको हम बहुत सिंपल वे में बता देते हैं। देखो रेट ऑफ रिएक्शंस का ये फॉर्मूला देखो, रेट ऑफ रिएक्शंस, ये एक हाइपोथेटिकल एक रिएक्शन बताइए जिसमें रिएक्टेंट है, क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब जैसे जैसे टाइम प्रोसीड होगा वैसे वैसे जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, और जो प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शंस फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो हम कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, इसको कितना टाइम लगा। जैसे हम बात करते हैं कि कोई भी व्हीकल है, कोई भी व्हीकल है उसकी स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो स्पीड में हम क्या बताते हैं, किलोमीटर पर आवर बताते हैं, या फिर हम इसको मीटर पर सेकंड में भी हम इसको ऐसा यूनिट, जैसे स्पीड की ऐसा यूनिट हमें पता है मीटर पर सेकंड होती है। मीटर पर सेकंड का मतलब है कितना डिस्टेंस इन्होंने कवर किया और कितने टाइम में कवर किया, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ द व्हीकल। इसी टाइप से किसी भी केमिकल रिएक्शंस की हमें अगर स्पीड निकालनी है, उसकी रेट निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट उनकी कंसंट्रेशन कितनी कम हुई, उनकी कंसंट्रेशन कितनी कम हुई और कितने टाइम में कम हुई, इनका जो रेशियो है उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। सो द रेशियो ऑफ द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू द टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ये किस टर्म में हमने लिया है, ये हमने लिया है इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसी टाइप से अगर हम कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शंस फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, increasing the concentration of the product, increasing the concentration of the product divided by time taken। मतलब टाइम के साथ में हमें पता है जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ती जाती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है टाइम के साथ में, और जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ में डिक्रीज होती है। तो इनकी टाइम के साथ में कंसंट्रेशन कितनी बढ़ी कितनी कम हुई, इसी को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शंस को शो करने का तरीका, माइनस डेल आर डिवाइडेड बाय डेल टी, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू प्लस डेल्टा टी, डेल्टा डेल्टा द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन द टाइम, टाइम इंटरवल में जितना मतलब कितना टाइम लगा उसका जो रेशियो होगा उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, 2NO2 2NO2 gives 2NO plus O2। तो यहाँ पे ये क्या है, ये रिएक्टेंट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। इनकी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो टाइम के साथ में ये जो रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ में कंसंट्रेशन विद टाइम, जैसे जैसे टाइम प्रोसीड होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे क्या होती है, रिएक्टेंट आपस में रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है विद टाइम, तो टाइम के साथ में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया, प्लस का साइन लगाया। और जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं। तो माइनस का साइन हमने क्यों लगाया, ये शो करने के लिए लगाया कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट उनकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ में क्या होती जाती है, कम होती जाती है, उनकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ में कम होती है, जबकि जो प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ में बढ़ती है। तो देखो हम रेट ऑफ रिएक्शंस को किस टाइप से लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू यहाँ पे ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस डेल, यहाँ पे लिखेंगे NO2। अभी NO2 के मॉलिक्यूल कितने हैं, NO2 के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 2 डिवाइडेड बाय डेल टी इक्वल टू, यहाँ पे लगा देंगे प्लस का साइन डेल। अब यहाँ पे देखो P का मतलब प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट है यहाँ पे NO, इसकी कंसंट्रेशन कितनी लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे डिवाइडेड बाय डेल 2 इक्वल टू प्लस O2
डेल टी, और यहाँ पे लिख देंगे इसकी कंसंट्रेशन डेल में। तो इस टाइप से इसकी क्या निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो आपको कुछ समझ में आया होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस टाइप से लिखी जाती है, किस टाइप से रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, किस टाइप से हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। आप सभी लोगों को समझ में आया होगा रेट ऑफ रिएक्शन किससे लिखते हैं हम। तो टाइम के साथ में जैसे जैसे टाइम प्रोसीड होता है वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसीलिए जब हम इक्वेशन लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस को हम लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, माइनस डेल द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल टू प्लस का साइन डेल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो ये टाइम इंटरवल, तो इस टाइप से हम रेट ऑफ रिएक्शंस को लिखते हैं। तो कुछ समझ में आया होगा आपको इसके बारे में, रेट ऑफ रिएक्शंस किस टाइप से हम इसको लिखते हैं। यस, जैसे एक एग्जांपल ये दे रखा है, देखो ये एग्जांपल दे दिया हमें PCl5 देन PCl3 प्लस PCl3 एंड Cl2। PCl5 को जब हम हीटअप करते हैं, जब हम हीटअप करते हैं तो PCl3 बनता है और Cl2 बनती है, क्लोरीन गैस बनती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे माइनस डेल कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 डिवाइडेड बाय डेल टी इक्वल टू प्लस लगाएंगे हम। अब देखो सबके बीच में प्लस लगाना है, ये इक्वल टू, अब देखो ये जो हमने लिखा ना ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ में कम होती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ में कम होती है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगाया है। और जो प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ में बढ़ती है, तो डेल का यूज करेंगे हम। डेल का मतलब होता है चेंज इन द कंसंट्रेशन, यहाँ पे डेल का मतलब यहाँ पे क्या है, चेंज इन द कंसंट्रेशन। और ये बड़ा ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन, तो लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, प्लस लगाएंगे और इक्वल का साइन लगाएंगे। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट है ना तो सबके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए क्या करेंगे, बीच में बराबर का साइन लगाएंगे ही लगाएंगे, ये जरूरी है लगाना। ठीक है, ये हमने लिख दिया कंसंट्रेट, ये चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन, ये हमने लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो चेंज इन द टाइम डेल्टा टी। ये देखो एक जनरल किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो हम इस टाइप से इसको लिख देंगे। ए और बी दे रखा है और COD बनाते हैं, ए और बी आपस में रेट कर रहे हैं, ए और बी क्या है यहाँ पे रिएक्टेंट है और COD क्या है प्रोडक्ट है। ए और बी आपस में रेट करके COD बना रहे हैं। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन किस टाइप से हम लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे डेल ए डिवाइडेड बाई डेल टी माइनस डेल ए डिवाइडेड बाई डेल टी इक्वल टू माइनस डेल बी डिवाइडेड बाई डेल टी। अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन क्यों यूज किया हमने, ये अभी हमने बताया, ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ में कम होती जाती है, टाइम के साथ में इनकी रिएक्शन इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, इसलिए ये यहाँ पे हमने क्या लगाया, माइनस का साइन लगाया। और टाइम के साथ में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे प्लस का साइन, डेल कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल टू प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब हम देख लेते हैं रेट यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, देखो ये क्या लिखा हुआ है कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है बच्चों, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय ये डेल्टा टी। तो डेल्टा टी को हम किस में लिखेंगे, सेकंड में, टाइम को किस में ले रहे हैं हम, सेकंड में, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर सेकंड, इट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम इसको मोल पर लीटर पर सेकंड में भी लिख सकते हैं, मोल पर लीटर पर मिनट में भी लिख सकते हैं, मोल पर लीटर पर आवर में भी लिख सकते हैं। तो ये ज्यादा अप्रोप्राइट यूनिट है, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये ध्यान रखना है। अगर हम टाइम मिनट में लेते हैं तो यहाँ पे मिनट लगा देंगे, मिनट इनवर्स लगा देंगे। और अगर हम आवर्स में लेते हैं, कोई रिएक्शन घंटों में पूरी होती है, तो मोल पर लीटर पर आवर यहाँ पे यूज कर लेंगे। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर, कुछ समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके बारे में। हाँ, अब अगर
ए और बी, जैसे अभी हमने लिखा था ए और बी और आपस में रिलेट करके सी और डी बनाते हैं। ये तो है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। अब अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों में से अगर कोई गैस हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पीवी इक्वल टू एन आर टी, ये इक्वेशन यूज करेंगे, पीवी इक्वल टू एन आर टी। तो गैस है तो उसके लिए वॉल्यूम होता है और प्रेशर होता है। तो अगर प्रेशर उसका कांस्टेंट है तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन अपॉन वी आर टी। अब यहाँ पे एन, अब एन बाई वी क्या है, एन बाई वी यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, P इक्वल टू सी आर टी, ये लिखेंगे P इक्वल टू सी आर टी, P इक्वल टू सी आर टी। तो यहाँ पे रेट क्या आ जाएगी, P इक्वल टू सी आर टी अगर हम लेते हैं तो C का मतलब हो गया कंसंट्रेशन और इनटू यहाँ पे क्या लगा देंगे, आर टी लगा देंगे। तो इस टाइप से इसकी इक्वेशन रेट ऑफ रिएक्शंस मिल जाएगी। तो रेट इन मोल पर लीटर पर सेकेंड इंटू आर टी। तो ये हम इस टाइप से किसी भी गैसियस केमिकल रिएक्शंस की गैसियस केमिकल इक्वेशन की रेट ऑफ इक्वेशन फाइंड करते हैं। अब एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमें पता है कि शुरुआत में कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ये सब हमें पता चल ही गया कि बिगनिंग में कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे स्पीड, जैसे जैसे केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड होती है वैसे वैसे केमिकल रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है, और जो प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है केमिकल रिएक्शन में। तो देखो एवरेज रेट क्या होती है, जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो 5 मिनट में पूरी होती है। सपोज ये कोई केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब सपोज ये जो रिएक्टेंट है, या हमने इसको ये एक और एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे NH3, ये रिएक्ट करके बनाते हैं N2 और हाइड्रोजन, ये बनाते हैं। सपोज यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन मान ली x इसकी कंसंट्रेशन मान ली x मोल पर लीटर, x मोल पर लीटर इसकी कंसंट्रेशन है, x मोल पर लीटर, हमने ले लिया इसके मोल्स। अब क्या होगा, बिगनिंग में इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, बिगनिंग में इसकी कंसंट्रेशन अमोनिया की बहुत ज़्यादा होगी, और जो प्रोडक्ट की साइड में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस है इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, लगभग 0 के आसपास होगी, इनकी कंसंट्रेशन कुछ भी नहीं होगी। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, जब इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगी। इन द बिगनिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी हाई, द रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी हाई एट द बिगनिंग, रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी हाई इन द बिगनिंग। तो बिगनिंग में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। धीरे धीरे क्या होगा, जो ये रिएक्टेंट है ना, ये रिएक्टेंट इनकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी बच्चों, कम होती जाएगी विद द टाइम, इनकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, और ये जो प्रोडक्ट है इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो जब इनकी कंसंट्रेशन कम होगी ना, तो धीरे धीरे रेट ऑफ रिएक्शंस भी क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होने लगेगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन बिगनिंग में तो फास्ट होती है, और विद प्रोसीड द टाइम द रेट ऑफ रिएक्शंस डिक्रीजिंग। ये टाइम के साथ में इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये टाइम है, यहाँ हमने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो बिगनिंग में देखो केमिकल रिएक्शंस की रेट ज्यादा होती है, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे केमिकल रिएक्शंस की रेट कम होती जाती है। तो केमिकल रिएक्शंस की जो रेट है ना, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस हर समय सेम नहीं रहती है। केमिकल रिएक्शंस की जो रेट है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज नॉट सेम एट इन एट द ऑल एंटायर चेंजिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। पूरी जो केमिकल रिएक्शंस चेंज होती है उसमें पूरे में उसकी रेट क्या होती है, सेम नहीं होती है। बिगिनिंग में हाई होती है और उसके बाद में धीरे धीरे कम होती जाती है। तो देखो एक और मैं इसको अलग से एग्जांपल में बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ले लेता हूँ, और यहाँ मैं ले लेता हूँ टाइम। तो कोई भी ये मैं रिएक्टेंट के लिए ले रहा हूँ, कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, यहाँ पे मैंने ले लिया टाइम। सपोज
कंसंट्रेशन इसकी चेंज हुई, सपोज 1 मोल पहले था, ये 1 मोल था, सबसे बिगनिंग में 1 मोल दिया, तो 1 मोल को चेंज होने में टाइम लगता है सपोज 1 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद में फिर 1 मोल को और हम कंसीडर करते हैं, तो 1 मोल को फिर कंज्यूम होने में टाइम लगेगा सपोज 2 सेकेंड। फिर एक और मोल ले लेते हैं हम इसी का। ठीक है, तो उस 1 मोल को कंज्यूम होने में या उसको 1 मोल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में सपोज इसमें टाइम लगता है 5 सेकेंड। सपोज हमारे पास में रिएक्टेंट के कितने हैं मोल हैं, 4 मोल्स है, वी हैव 4 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के हमारे पास में 4 मोल है। 1 मोल को कंज्यूम होने में, 1 मोल को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में सिर्फ 1 सेकेंड का टाइम लगता है। फिर 1 मोल को और आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाने में 2 सेकेंड का टाइम लगता है। फिर नेक्स्ट 1 मोल को प्रोडक्ट बनाने में 5 सेकेंड का टाइम लगता है। और लास्ट का जो 1 मोल है, लास्ट का जो मोल है उसको कंप्लीट होने में टाइम लगता है सपोज 10 सेकेंड। तो ये रिएक्टेंट के 4 मोल को कंज्यूम होने में कितना टाइम लगा, इसको कंज्यूम होने में कितना टाइम लगा, 18 सेकेंड का टाइम लगा। 18 सेकेंड का टाइम लगा, देखो सबको ऐड करेंगे तो 18 सेकेंड का टाइम लगा। तो अब इसका रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे मेजर करेंगे, टोटल कितना कंज्यूम हुआ है, 4 मोल कंज्यूम हुए, 4 मोल कंज्यूम हुए, और 4 मोल को कंज्यूम होने में कितना टाइम लगा है, 18 सेकेंड का टाइम लगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ, यहाँ पे हम लिखेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम क्या लिखेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो चेंज इन द कंसंट्रेशन, चेंज इन द कंसंट्रेशन 4 मोल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन 18 सेकेंड। तो इसका अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे मोल पर लीटर में पर सेकंड में। तो रेट ऑफ रिएक्शंस फॉर दिस केमिकल इक्वेशन इज 4/18 मोल पर लीटर पर सेकंड। ये समझ में आया, द रेट ऑफ रिएक्शंस विल बी 4/18 मोल पर लीटर पर सेकंड। तो इस टाइप से हम इसकी एवरेज रेट निकाल सकते हैं। और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालते हैं, देखो ये भी लिखा हुआ है, a difficulty arise in the starting the rate of reactions the above. This is because according to law of mass action the rate of reactions depend upon the molar concentration of the reactant which keeps on decreasing. तो धीरे धीरे क्या होती है, रिएक्टेंट की जो कंसेंट्रेशन है वो टाइम के साथ में डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन टाइम के साथ में बढ़ती है। तो बिगनिंग में कंसेंट्रेशन बहुत फास्ट डिक्रीज होती है, कंसेंट्रेशन बहुत फास्ट डिक्रीज होती है इनकी रिएक्टेंट की, और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बहुत फास्ट बढ़ती है। टाइम के साथ में क्या होता है, इनकी कंसेंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कम होती जाती है। टाइम के साथ में कंसेंट्रेशन कम होगी और इसका जो चेंजिंग है ना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जो चेंजिंग है वो भी क्या होगा, धीरे धीरे स्लो होता जाता है। और एक कंडीशन ऐसी आ जाती है, सेचुरेशन की कंडीशन आ जाती है, मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है। उस समय रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन दोनों क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। उस समय जिस स्पीड में रिएक्टेंट आर में चेंज होता है उसी स्पीड में जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट अगर रिवर्सिबल रिएक्शन लेते हैं तो प्रोडक्ट भी क्या होने लग जाता है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो इस समय हम केमिकल इक्वेशन की रेट को हम किस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो गई, पूरी केमिकल रिएक्शंस को कितना, पूरी केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड होने में कितना टाइम लगा, उन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, द चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू कंप्लीट द होल केमिकल रिएक्शंस, उसका अगर हम रेशियो निकालें तो उसे हम बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी टाइप से दूसरा भी है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर सेकंड में किसी भी केमिकल रिएक्शंस का अगर हमें रेट निकालनी है तो हम उसके लिए इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट ऑफ रिएक्शंस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में अगर किसी केमिकल रिएक्शंस की अगर हम रेट निकालते हैं, इसकी स्पीड निकालते हैं, तो उसे हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। is the ratio of the change in the concentration, the change in of the concentration per unit time of any one of the reactant or product at the particular time। उस particular time पे उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंजेस हुआ, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डी का। ठीक है, तो अगर हमारे पास में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है तो उसको हम इस टाइप से लिखेंगे, रेट